हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो पेपर सॉल्व कराया जाएगा वो 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और अपना फीडबैक जो है ज़रूर दिया करें। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और भी जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं मटेरियल से संबंधित, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए, हो सकता है कि यूपी पीसीएस और आईआरओ के लिए की जो अपडेटेड प्रैक्टिस सेट्स है वो 1-2 दिन में आ जाए। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट्स है उसे भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहें। और चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कनिष्क। और हाँ, आपको बता दें कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है 2023 से लेकर के अब तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया गया है। और इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और वहाँ पे ईयर वाइज जो है आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसे ढूंढने में। जिस ईयर का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम के पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का जो अभिलेख की तिथि है वो कब से कब तक की है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 81 एडी अर्थात 81 ईस्वी की है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का जो अभिलेखीय तिथि है वो 81 ईस्वी सन की है। और यह जो अभिलेख है बौद्ध धर्म की तत्कालीन अवस्था से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालता है, जिसमें बौद्ध प्रतिमाओं के अभिलेखों को मथुरा से ला करके कनिष्क की राज्यारोहण कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में, इसके 30वें वर्ष में सारनाथ में स्थापित किया गया था। और कनिष्क ने पुरुषपुर पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था और इसने राज्य की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। ठीक है, तो कनिष्क के समय जो राज्य की राजधानी थी वो दो थी, एक पुरुषपुर पेशावर थी और दूसरी जो है वो मथुरा थी। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन बी। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार अशोक या फिर रुद्रदामन प्रथम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, रुद्रदामन प्रथम ने बिना कर लगाए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था और उसने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निजी धन दे करके उत्कृष्ट शासन के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। मतलब ये है कि वो जो झील थी, सुदर्शन झील जो था वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए था, लेकिन इसके जीर्णोद्धार के लिए यह कर न लगा करके अपने जेब से, मतलब कह सकते हैं कि अपने उसका जो उसके शासन का जो आपके पैसा था उससे जो है इसका जीर्णोद्धार करवाता है। ठीक है, मतलब अपने पैसे से कराता है बिना कर लगाए। और सुदर्शन झील का जो निर्माण है यह चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, जिसका जीर्णोद्धार अशोक ने भी करवाया था। ठीक है, तो अशोक और सुदर्शन झील द्वारा इसकी अशोक और रुद्रदामन द्वारा इस झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था, जबकि जो इसका निर्माण है वह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराया गया था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? व्यास, रावी, सिंधु या फिर सतलज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस समय की जो सीमा थी वो सिंधु थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा जो थी वह सिंधु नदी थी। और इसकी अगर हम बात करें, अलाउद्दीन के काल में मंगोलों के जो सबसे अधिक आक्रमण हुए थे वह दिल्ली सल्तनत पर किए गए थे और उस समय शासन किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। और उन्हें दिल्ली सल्तनत की सीमा के बाहर ही रोक दिया गया था और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, मंगोलों का आक्रमण उसमें बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के किसी भी आक्रमण को सफल नहीं होने दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। देखिए, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही, इन्हें जो है महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। और यह प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, अमीर खुसरो जो है प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो है या निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। हनूज दिल्ली दुरस्त, हनूज दिल्ली दुरस्त की अगर हम बात करें, दिल्ली अभी दूर है, यह जो कथन है ग्यासुद्दीन तुगलक के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा मतलब बोला गया था। और इसके पीछे की जो स्टोरी है अगर ये बताएं, जैसे ग्यासुद्दीन तुगलक को
जैसे कहीं से ये पता चला कि जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनके शासन या उनके जो साम्राज्य हैं, साम्राज्य को तोड़ने के लिए जो है कुछ जो है रणनीति बना रहे हैं, या फिर से जो इनके दुश्मन हैं उनसे मिल करके कार्य कर रहे हैं। उस पर जो है गियासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को कहा था कि अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ और मेरे दिल्ली आने से पहले आप जो है दिल्ली छोड़ करके कहीं और चले जाएं। इस पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली दुरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है, और ऐसा ही हुआ। निजामुद्दीन औलिया जो है एक गियासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली आए। दिल्ली आने से पहले ही एक जगह था जहाँ पे इनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके स्वागत के लिए एक विशाल सभा का आयोजन करवाया था, और वहाँ पे जहाँ पे यह रुके थे वह मतलब तंबू टाइप का था, ठीक है, और वो गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के, शाह वली वल्लाह, मीर दर्द या फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के धार्मिक विचारों द्वारा भारत में चिश्ती शाखा का अत्यधिक प्रचार हुआ था और इन्होंने लोगों को ईश्वरीय प्रेम की प्रेरणा दी थी। उनके सांसारिक व्यापार से छुटकारा दिलाने में सहायता प्रदान किया, और इसे सुल्तान उल औलिया या फिर संतों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। सुल्तान उल औलिया किसे? ख्वाजा उस्मान हारूनी को सुल्तान उल औलिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्ष में, 8, 9 या फिर 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की जो रचना है 7 वर्षों में की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा इसकी रचना की गई थी। 1590 से 96 ईस्वी तक जो है इसकी रचना की गई थी। 7 वर्षों में लिखा गया था, और ये जो पुस्तक है अकबर के काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इसका वर्णन बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। दस्तान बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान, मलिक या फिर उलेमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उलेमा। दस्तान बंदान जो है उलेमा को कहा जाता था। उलेमा जो सल्तनत काल में मुस्लिम धर्म गुरु थे, और इनका जो कार्य था मुस्लिम कानूनों की विवेचना करना था। इसके बाद भी उलेमाओं की अति सक्रियता और बेवजह सुल्तानों पर मुस्लिम कानूनों की अनुपालन की प्रवृत्ति को अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने नियंत्रण करते हुए उन्हें अनावश्यक हस्तक्षेप से रोकने का प्रयास भी किया था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? शाइस्ता खान, अमीर खान, जहां आरा या फिर रोशन आरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहां आरा को। देखिए, औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमाने की उपाधि दी थी। जहां आरा जो शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी, ठीक है, और वह अपने पिता के उत्तराधिकार और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी, ठीक। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। जहां आरा जो है वह औरंगजेब की बहन थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, और इसे ही साहिबात उज जमानी की उपाधि दिया गया था औरंगजेब द्वारा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर, एच रिजले, ब्रोडी या फिर ए अरोड़ेले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर एंड्रयू फ्रेजर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, बंगाल विभाजन 1905-06 के समय बंगाल का गवर्नर या लेफ्टिनेंट सर गवर्नर जो था एंड्रयू फ्रेजर था। भारत के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कर्जन थे। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सबसे अधिक योगदान जो है इसी ने दिया था, ठीक है, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कर्जन का वो बंगाल का विभाजन था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमज़ोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधा का आरोप लगाकर, या कह सकते हैं कि हवाला देकर के बंगाल का विभाजन कर दिया था, ठीक है, और इसके लिए जो है हिंदू एवं मुसलमानों में मतभेद पैदा कर अपनी फूट डालो और राज करो की नीति का क्रियान्वयन किया था, ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। देखिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में प्रारंभ हुआ था, जबकि वेब मिलर की अगर हम बात करें तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे, और ये भी मुख्य रूप से जो धरसना में विद्रोह हुआ था वहाँ का इन्होंने सचित्र वर्णन किया था, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिया था? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर एम.ए. अंसारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शौकत अली। देखिए महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिया था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो असहयोग आंदोलन जिस दिन प्रारंभ हुआ था इसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात 1 अगस्त 1920 को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जो है सही है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई या फिर मनसुख लाल नजर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन नामक जो पत्रिका है इसके पहले संपादक मनसुख लाल नजर थे। इस पत्रिका का जो प्रकाशन है गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया गया था और यह जो पत्रिका है गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी इन 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गलत है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प नौरोजी के बारे में गलत है। और देखिए उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार प्रारंभ किया था और उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। देखिए इसका सही आंसर जो है अर्थात ऑप्शन डी जो है यही गलत है। ठीक है, उनके द्वारा 4 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की गई थी। ठीक, और इनके द्वारा अगर हम बात करें 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। और इनके बारे में अगर देखें तो दादा भाई नौरोजी जो थे यह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। 1892 ईस्वी में इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का प्रारंभ किया था और कांग्रेस अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये 3 बार बने थे। कब कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक, 3 बार। ऑप्शन डी जो है यही गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन था? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन या फिर 1919 का अमृतसर अधिवेशन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन था इसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था क्योंकि इसके बाद जो है 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए बाल गंगाधर तिलक 1919 में अमृतसर अधिवेशन में भाग लिए थे और यह जो है इनका अंतिम अधिवेशन था। मृत्यु इनकी अगर हम बात करें तो 1920 में हो गई थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता इन्ही बेसेंट द्वारा किया गया था और यह जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला और प्रथम विदेशी महिला थी। ठीक है, कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी और इसमें ही इस कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। इसी समय जो है सूरत अधिवेशन की गई थी, रास बिहारी बोस ने की थी और इसी में जो है कांग्रेस का जो है विभाजन इसी समय किया गया था। ठीक है, कांग्रेस का जो विभाजन है इसी समय हो गया था जो आगे चल करके 1916 में पुनः जो है कांग्रेस के दोनों गुट जो नरम दल और गरम दल थे वह एकजुट हुए थे। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसमें पहली बार जो है स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा था? सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी और दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज या फिर द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद स्वराज में। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं बेस्या कहा था और यह पुस्तक जो है मूलतः गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी 1909 में। ठीक है, 1909 में इसे लिखा गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या फिर फजलुल हक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन बी सही है। देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का जो कार्य है वह महात्मा गांधी को सौंपा गया था और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वह मदन मोहन मालवीय थे। ठीक, और मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे, अध्यक्ष जो है मदन मोहन मालवीय थे। सही आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड और फ्रैंक मोरेस, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी
यह है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसकी रचना जो है दुर्गादास द्वारा की गई थी, ठीक है, न कि फ्रैंक मोरिस द्वारा। तो सही आंसर जो है वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? रविंद्रनाथ टैगोर, मैक्स मूलर, बिपिन चंद्रपाल या फिर विलियम जोन्स? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैक्स मूलर ने। देखिए, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी आस्था है या तिलक में मेरी दिलचस्पी है, यह जो कथन है मैक्स मूलर का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था या फिर स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था? 1905 बनारस अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, 1907 या उनमें से कोई नहीं? देखिए, इसके बारे में भी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। इसी में जो है पहली बार आपके स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था, ठीक। 1906 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट जो है फरवरी 1919 में पारित हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 26 से 30 दिसंबर 2019 को, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 3 4 1। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। वो ये कथन जो है किस क्रांतिकारी के बारे में है? राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर भगत सिंह? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन सी सही है। देखिए, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, यह जो कथन है राम प्रसाद बिस्मिल का था, जिन्होंने फांसी से पूर्व यही कहते हुए दूध पीने से इनकार कर दिया था और उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन जो आपका राम प्रसाद बिस्मिल है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? सुभाष चंद्र बोस, एलन कैंपबेल जॉनसन, बीजी हॉर्निमन या फिर सरोजनी नायडू? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एलन कैंपबेल जॉनसन। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार एलन कैंपबेल जॉनसन द्वारा यह कहा गया था, ठीक है, और यह जो है अमेरिका के एक पत्रकार थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ जो लोग दिए गए हैं और उनके द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी उससे जो है आपको सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, विनोबा भावे, यह जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े थे और यह जो है पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू थे। बाल गंगाधर तिलक यह होमरूल आंदोलन से संबंधित थे। अरोड़ा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से, और सरोजनी नायडू जो है धरसना नमक जो विद्रोह हुआ था उससे संबंधित है, जिसका जो है चित्रण या कह सकते हैं कि जिसकी रिपोर्टिंग जो है वेब मिलर द्वारा की गई थी, ठीक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 1 4 3 ऑप्शन ए सही है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभान गुप्ता या फिर मोतीलाल नेहरू? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन बी सही है। देखिए, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को रेलगाड़ी में सरकारी खजाना जो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, जिसे काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था और इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में इसे काकोरी कांड नहीं, काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 या 2022 में जो है इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो लोग पकड़े गए थे, काकोरी के जो अभियुक्त थे जिनके द्वारा यह कार्रवाई की गई थी, उनके बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, ठीक, एक बचाव समिति का। इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें चंद्रभान गुप्ता, मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन,
कृपा शंकर हजेला, यह लोग जो है इसके सदस्य थे। ठीक, अब इसका नाम क्या हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफ़ीक जकारिया या फिर लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लॉपिएरे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रफ़ीक जकारिया। देखिए, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो रफ़ीक जकारिया थे, जबकि अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड और एलन कॉलिंस एवं डी लैपिएरे ने फ्रीडम एट मिडनाइट इसकी रचना की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? सुभाष चंद्र बोस ने, पट्टाभी सीतारामैया ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार किशन सिंह? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू या फिर जीबी पंत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर कीचलू या डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू ने 1947-1943 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण माना था। ठीक है, कि राष्ट्रवाद का जो है सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन हो गया है, और इसका जो वक्तव्य दिया गया था, या कह सकते हैं कि यह जो कहा गया था डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भगत सिंह, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदी जीवन, लाला रामशरण दास, दी ड्रीमलैंड, भगवती चरण बोरा, दी फिलोसफर ऑफ बम? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 के इसके जो लेखक हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं, जबकि भगत सिंह द्वारा YIM एथिस्ट की रचना जो है की गई थी। YIM एथिस्ट की रचना जो है भगत सिंह द्वारा की गई थी, जबकि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की रचना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी या फिर अबुल कलाम आज़ाद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अबुल कलाम आज़ाद ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। विभाजन प्रस्ताव को 14 जून 1947 के कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? इसे जो है 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 18 जुलाई 1947। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय जो स्वीकृति है अर्थात क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी, और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत छोड़ो की घोषणा जो है 20 फरवरी को की थी। 20 फरवरी को घोषणा की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 क्वेश्चन जो है 2014 में 30 क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से पूछे गए थे। मतलब 25 से 30 क्वेश्चन इतने जो है आराम से पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा होता है, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पर आप लोग ज़्यादा फोकस किया करें, और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं ज़्यादातर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि इसमें फैक्ट जो है किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस पर जो है आप लोग ज़्यादा फोकस किया करें। देखिए, इनसे रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के मतलब कुछ दिनों पहले मैं धीरे धीरे जो है जो रिलेटेड फैक्ट हैं प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से, चाहे वो पत्रिकाओं से रिलेटेड हो, पुस्तकों से रिलेटेड हो, या फिर से जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, ठीक है, या फिर से किस आंदोलन में किसने नेतृत्व किया, इन सब से रिलेटेड जो है मैं शॉर्ट वीडियो जो है 2-2 मिनट 4-4 मिनट के अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस अपनी तैयारी अच्छे से करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। सारे जहाँ से भी जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आप लोगों को टाइम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ जनजातीय दिए गए हैं और क्षेत्र दिया गया है।
बिरहोर, भूटिया, टोडा और सेंटिनली। देखिए अगर हम बात करें बिरहोर की, बिरहोर जनजाति जो है झारखंड की एक मूल जनजाति है। भूटिया जनजाति जो है यह पाई जाती है सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में और सेंटिनली अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। देखिए बिरहोर जनजाति झारखंड की है, भूटिया है सिक्किम की, टोडा है तमिलनाडु की नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है या निवास करती है, सेंटिनली जो है अंडमान निकोबार की महत्वपूर्ण जनजाति है। भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वे छोटी प्रवाह क्षेत्रों एवं वह छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए भारत के पश्चिमी घाट की नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं क्योंकि ऊंचाई से समुद्र में गिरती हैं, या अर्थात जलप्रपात की तरह, जिससे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है और इन्हें उपयुक्त स्थल नहीं माना जाता है। दूसरे, इनका जो प्रवाह मार्ग है बहुत छोटा होता है, अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों से प्रभावित होती हैं, जिस कारण अपर्दन न होने के कारण भी डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन सीमा का जो निर्धारण है वो किसके किसके बीच हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं कि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। भारत पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं डिग्री समानांतर रेखा है। अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? आर्य, खंडित वृक्षनुमा या फिर जालीदार। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। वृक्षनुमा अपवाह को पादपाकार प्रतिरूप भी कहा जाता है और इस प्रारूप का जो विकास है प्रमुख रूप से ग्रेनाइट शैलो वाले चौड़े तथा सपाट विस्तृत भागों में होता है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जो है वो दिल्ली है, दिल्ली। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या फिर जिप्सम। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अभ्रक। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, जबकि अन्य जो खनिज दिए गए हैं वो सभी जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही और वही क्रम क्या है? देखिए क्वेश्चन छोड़ दीजिए क्योंकि वर्तमान समय में जो है चेंज हो चुका होगा। अगर हम 2018 के आंकड़े देखें तो उस हिसाब से रूस है, रूस के बाद अमेरिका, एक सेकेंड, अमेरिका है, अमेरिका के बाद रूस दूसरे नंबर पे है, फिर चाइना है, फिर भारत है, उसके बाद है आपका कनाडा। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट जो है वो किसे जोड़ती है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट किसे जोड़ती है? इलाहाबाद को हल्दिया, सादिया से धुबरी, कोल्लम को कोट्टमपुर या फिर काकीनाडा को पुदुचेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट जो है यह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए हल्दिया से इलाहाबाद का जो जलमार्ग है 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर यह लंबा है। और यह सादिया से धुबरी दूसरा जो है यह 1 सितंबर 1988 को इस राष्ट्रीय जो जलमार्ग है यह घोषित किया गया था। ठीक है, दूसरा कौन सा है? सादिया से धुबरी। पहला जो है वो हल्दिया से इलाहाबाद है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और 1986 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन्स, बेल्ट, स्टेपीज या फिर प्रेयरीज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज। देखिए विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घासों की बात करें, सभी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास हैं, याद रखिएगा। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है, पंपास अर्जेंटीना में, बेल्ट जो है साउथ अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी यूरेशिया। ठीक, ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? समुद्र, घास का मैदान, वन या फिर पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र। समुद्र। देखिए पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जलमंडल अर्थात जो है समुद्रों का विस्तार होने के कारण यही विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुदाब सबसे कम होता है कहाँ पे? वायुदाब सबसे कम शीत ऋतु में, वसंत में, शरद में या फिर ग्रीष्म में। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु में वायु का दबाव जो है सबसे कम होता है। और ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि इस समय जो है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है और उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण सूर्य तप की प्राप्ति जो है अधिक होती है, जिस कारण जो है वायु हल्के होकर के ऊपर उठते हैं, जिससे वायु का जो दबाव है वो कम होता है। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरण जो है लगभग सीधी पड़ती हैं, जिस कारण हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, इससे निम्न वायुदाब का विकास होता है। ठीक है, सही आंसर जो है वो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ जो है चक्रवात दिए गए हैं और यह कहाँ पे आते हैं उनसे सुमित करना है। विली विली की अगर हम बात करें, विली विली आता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, हरिकेन अमेरिका, टाइफून चाइना और बॉगियो यह जो है फिलीपींस में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3, 2 1 4 3। देखिए विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन अमेरिका, टाइफून चाइना, बॉगियो फिलीपींस। ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीटेड है। ठीक है, 2015 या 16 वाले एग्जाम में जो है सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है, केप ऑफ गुड होप, पनामा, स्वेज नहर या फिर उत्तरी अटलांटिक। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक। देखिए उत्तरी अटलांटिक विश्व का व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है, जो यूरोप और अमेरिका के मध्य में व्यापार का एक प्रमुख माध्यम है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेपों के लिए जाना जाता है, कनाडा, चीन, पाकिस्तान या फिर जायरे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। देखिए इसमें जो देश दिए गए हैं, इन देशों में सर्वाधिक यूरेनियम अयस्क निक्षेप कनाडा में है और वर्तमान में कजाकिस्तान यूरेनियम के भंडार और उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में अगर ओवरऑल देखा जाए तो कजाकिस्तान में सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार और इसके उत्पादन में भी कजाकिस्तान पहले नंबर पर है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किस में, बॉक्साइट में, लौह अयस्क में, तांबा में या फिर खनिज तेल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा में। देखिए जापान खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र नहीं है, यद्यपि तांबा की उपलब्धता के संदर्भ में जापान सीमित मात्रा में आत्मनिर्भर है। ठीक है, सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, भारत, भूटान, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान। देखिए दक्षिण एशिया का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो पाकिस्तान है, जिसकी नगरीकरण प्रतिशतता की अगर हम बात करें तो 36% है। अन्य देशों में भारत का 31.2, भूटान का 35 और श्रीलंका का 15। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु, तमिलनाडु। देखिए 2011 के आंकड़ों के अनुसार उच्चतम जो लिंगानुपात वाले राज्य हैं, सबसे अधिक उच्चतम लिंगानुपात है केरल में, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, फिर आपका मणिपुर है और छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर कानपुर नगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गाजियाबाद। ऑप्शन सी। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिलों में क्रमशः गाजियाबाद में जो जनघनत्व 397 है, वाराणसी में अगर हम बात करें 3971 है गाजियाबाद में, वाराणसी में 2395, लखनऊ में 1816 है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जो शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है वो न्यूनतम है। कितना है, केरल में जो है 10.4% है, पंजाब में 11.2, हरियाणा में 13.2 और जम्मू कश्मीर में 17.5। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, केरल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव या फिर टी.टी. कृष्णमाचारी। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, बी.एन. राव। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया था नवंबर 1946 में। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
सरदार पटेल। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 3, 1, 3। देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक, एन गोपाला स्वामी अयंगर और अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर यह इसके सदस्य अर्थात मेंबर थे। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसमें जो है 6 अन्य जो सदस्य थे वो थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, एन माधवराव और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डीपी खेतान। ठीक, यह जो है इनके सदस्य थे। सही आंसर जो है वो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग या फिर चुनाव आयोग। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन बी योजना आयोग। योजना आयोग जो है कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी अगर हम बात करें, यह जो है इस 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग की स्थापना की गई थी और इसका जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होता था। लेकिन वर्तमान समय में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है जो 1 जनवरी 2015 से में जिसका गठन किया गया था। ठीक, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है कि नहीं 2015 में, अभी हम लोग जो कल सॉल्व किए थे इसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 30 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चंस भी हम लोग कल डिस्कस किए थे जिसमें बताया गया था कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है और जिस भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जिस भी सदन में या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव लाना है, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव के समर्थक होने चाहिए। अगर उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे तभी वह प्रस्ताव जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, नहीं तो महाभियोग प्रस्ताव लाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, और लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में से किसी भी में भी लाया जा सकता है। और अगर किसी सदन के 1/4 सदस्य या 1/4 सदस्य इसके मतलब महाभियोग प्रस्ताव को समर्थन दे देते हैं तो वहाँ पे महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर उस सदन के 2/3 सदस्य इसका समर्थन करते हैं, ठीक है, इस प्रस्ताव को पास करते हैं, तो फिर यह जो प्रस्ताव है अगले सदन में जाएगा और वहाँ भी अगर 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होता है उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद उस राष्ट्रपति के पास सॉरी कह रहे हैं उसके बाद जब दूसरा सदन यह प्रस्ताव पारित करता है 2/3 बहुमत से, उसके बाद राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग सिद्ध होता है और राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी 14 दिन पूर्व जैसे अगर पहले सदन में ही यह प्रस्ताव लाना है और 1/4 सदस्यों ने इसका समर्थन कर दिया हो तो फिर राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। ठीक है, मतलब 14 दिन पहले तो राष्ट्रपति जो है उसमें अपना पक्ष रखता है कि क्या सही है क्या गलत है। और राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है उसका आधार जो है केवल एक है और वो है संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, और इसका जो उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देना और जिस सदन के 1/4 सदस्य इसके हस्ताक्षर करते होने चाहिए। ठीक है, मतलब इसके समर्थन करना चाहिए और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा में सभापति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही है। देखिए भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से आते हैं। यह समिति जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जाँच करती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होने चाहिए। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। पहले में क्या कहा है कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, सही है। इसे समाप्त किया जा सकता है। क्या किसके बारे में बात कर रहा है? यह राज्यसभा के बारे में बात कर रहा है। इसे कभी जो है भंग नहीं किया जा सकता है, सही। यह एक अस्थायी संस्था होती है और इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर क्या होते हैं?
अपनी सदस्यता को छोड़ देते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। और कार्यकाल की बात करें, इसका राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक, तो ऑप्शन जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा जो है एक अस्थायी संस्था या अस्थायी सदन है, या कभी भंग नहीं हो सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य इसका सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 नहीं बल्कि 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए सदस्यों की न्यूनतम सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। भारत की संसद में कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। इसमें अगर हम देखिए बात करें, इसमें राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2, 3। और अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, इसमें कहा गया है कि संसद जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिल करके बनेगा। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस समय। अभी ये जो है क्वेश्चन वैलिड नहीं है क्योंकि इसे जो है हटा दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया ना, अनुच्छेद 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में जो 2 सदस्यों का मनोनयन होता था इसे समाप्त कर दिया है। तो वर्तमान समय में किसी भी आंग्ल सदस्य का मनोनयन नहीं होता है लोकसभा में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 सब क्लोज 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और अगर मान लीजिए कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इसके बारे में डिस्कशन जो है हम लोगों ने किया था, जिसमें ये बताया गया था कि एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड सेम टू सेम पूछा गया था। और इसमें बताया गया था कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो वो जो अध्यक्षता है राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। ठीक, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम था? संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय या फिर विदेश मामलों का मंत्रालय? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक मामलों की जो मंत्रालय थे उसके अंतर्गत ने जो है नालंदा परियोजना की शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नालंदा का जीर्णोद्धार करना, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका जीर्णोद्धार करना। और वर्तमान समय में उसका जीर्णोद्धार हो चुका है और कुछ दिन पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया गया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसे पत्र लिख करके? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर विधि मंत्री को? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है ये अपना पद त्यागता है राष्ट्रपति को पत्र लिख करके। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 124 सब क्लोज 2 का इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद त्यागता है राष्ट्रपति को संबोधित करके एक पत्र के माध्यम से। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद भारतीवाद 1973 में मूल ढांचे की संकल्पना आई थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की जो स्थापना है भारत परिषद 1861, भारत सरकार 1909, भारत सरकार 1919 से उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ठीक है, जिसके मुख्य न्यायाधीश मैरिस ग्वेयर थे, मैरिस ग्वेयर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। देखिए, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और निर्वाचन आयोग का जो गठन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिल करके होता है और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है अगर वह राज्य में या
या तो लोकसभा या विधानसभा में 4% वोट प्राप्त करता है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी। अगर वह राज्य में या तो लोकसभा में या फिर विधानसभा में 6% वोट प्राप्त करता है तो उसे क्षेत्रीय पार्टी के दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। इन्हें जो है इनके जब निर्माण हुआ था उससे लेकर के उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1953 में हुआ था। ठीक, हिमाचल प्रदेश का जो गठन है यह किया गया था आपका, देखिए आंध्र प्रदेश का 1953 में, हिमाचल पर 1971, हरियाणा 66 और सिक्किम 1975। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PVN राव समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, ये सभी का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से। और PVN राव समिति की अगर हम बात करें तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का या फिर सुरक्षात्मक तैयारियों का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइसेम जो है ग्रामीण विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए ट्राइसेम, इसका जो संक्षिप्त नाम है 1979 ईस्वी में ट्राइसेम योजना जो है एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए जो है इसकी प्रारंभ किया गया था और इस योजना को 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का संबंध किससे है? कार्ल मार्क्स, नरकेस या फिर एडम स्मिथ या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरकसे से है। ठीक है, अर्थशास्त्र रैंगन्स नरकसे द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से संबंधित है, जिसमें निर्धनता का जिसे दुष्चक्र कहा गया। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें, इन्होंने निर्धनता के निर्धनता को जो है 3 पक्षों में विभाजित किया है। एक है निर्धनता दुष्चक्र का आपूर्ति पक्ष, निर्धनता दुष्चक्र का मांग पक्ष और निर्धनता दुष्चक्र का बाजार वरीयता पक्ष। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह जो है छोड़ दीजिए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, भी छोड़ दिया। देखिए केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंधों की विवेचना है वो कब की गई थी? आर्थिक संबंधों की जो विवेचना है वह कब की गई थी? और आर्थिक संबंधों की विवेचना का जो उल्लेख है वो किस में किया गया है? इसका उल्लेख जो अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। देखिए केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना जो है 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार कितना बताया गया था? यह बताया गया था 1000 बिलियन। 1000 बिलियन, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण अर्थात नोडल एजेंसी है? योजना आयोग, उस समय योजना आयोग था और वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में नीति आयोग है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज का संबंध किससे है? विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज का जो संबंध था यह आर्थिक विकास से था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और विजन 2020 फॉर इंडिया या APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित एक दस्तावेज था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? या स्वास्थ्य से। यह देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका अभी हाल ही में पूछा गया था, RO जो एग्ज़ाम हुआ था अभी जो निरस्त हो गया है, इसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ABC सूचकांक जो है इसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य क्षेत्र से। ठीक है, तो देखिए अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और ये ABC सूचकांक वाला जो है ये बहुत लड़कों का गलत हुआ था। ठीक है, बहुत लोगों का गलत हुआ था। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी।
इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल ICRISAT स्थित है कहाँ पे? कोलकाता में, पटना में, भुवनेश्वर में या फिर हैदराबाद में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। यह जो है हैदराबाद में स्थित है। देखिए इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये छोड़ दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलान पैनल का गठन किया गया था किस उद्देश्य से? अनर्जन अर्थात नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति जो NPA है उसको कम करने के सुझाव देने के लिए, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु जो आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए, वित्तीय समावेशन की दिशा निर्देश देने के लिए, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के लिए, मोबाइल प्रयोग के अध्ययन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए बैंकों को लाइसेंस देने से संबंधित आवेदन पत्रों की जांच के लिए जो है बिमल जलान समिति का गठन किया गया था। ठीक है। और देखिए इसकी अगर हम बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जलान के नेतृत्व में नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आवेदन पत्रों में सूक्ष्म परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 25 फरवरी 2014 को दी थी। ठीक है। तो इसमें यह पूछ सकता है कि बिमल जलान समिति का संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है। दूध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन जो है ये आपका हरित क्रांति हो जाएगा। दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति हो जाएगा। देखिए खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ये भी क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पूछा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की जो वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था वो 4% लगाया गया था, 4%। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड, जो ग्रामीण विकास के उद्देश्य से कार्य करता है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में की गई थी। ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी और यह कृषि कार्यों के लिए कृषकों को वित्त अर्थात ऋण उपलब्ध कराता है। 1995-96 में नाबार्ड के अधीन ग्रामीण अवस्थापना और गैर कोष की स्थापना का मतलब सृजन किया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। छोड़ दीजिए। ये देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या उसकी ऊंचाई का दुगना? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। देखिए किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण में देखने के लिए समतल दर्पण की जो ऊंचाई है कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ध्वनि तरंग नहीं चल सकते हैं किस में? ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में? ध्वनि तरंगों की अगर हम बात करें तो निर्वात, वैक्यूम में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। और सबसे अधिक किस में चलता है? ठोस में। ध्वनि तरंगों की जो गति है सबसे अधिक ठोस में होती है। ठोस, द्रव, गैस की तीनों माध्यमों में चल सकता है। ध्वनि को चलने के माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ठीक है। और सबसे अधिक जो होती है वो ठोस में होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या होता है? थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनमो या फिर लघु नाभिकीय रिएक्टर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर सेल। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं इसमें ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो सौर सेल होता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है मुख्य रूप से सौर सेल है, जो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ट्राइनाइट्रोटॉल्विन, डाइनाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन या फिर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन डी। देखिए इसमें अगर हम बात करें ये सभी विस्फोटक है। टाइनाइट्रोटॉल्विन TNT, इसकी विस्फोटक गति जो है 6900 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड होती है। साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन, यह जो है जिसे RDX के नाम से भी जाना जाता है और इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। ठीक है। इसे अमेरिका में साइक्लोनाइट्राइट और जर्मनी में हैक्सोजन कहा जाता है और इटली में से T4 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो ये सभी नाम जो है RDX के ही हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसी भी नाम से पूछ सकता है। एक देखिए, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में चलते हैं और बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। निद्रा में आंखें खुली रहती है
निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाता है, या फिर निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें सोते समय जो है थोड़े समय के लिए श्वास बाधित हो जाता है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेरेब्रम पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में, ड्रग्स नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, या फिर केवल महिलाओं में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटे बच्चों में। देखिए, सेरेब्रल पॉल्सी जो है यह एक मस्तिष्क संबंधी विकार है और यह छोटे बच्चों में समान रूप से पाया जाता है। यह एक प्रकार की मानसिक रोगड़ता से संबंधित है। यह एक विकार विकसित मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर अर्थात जो संचलन नियंत्रण केंद्र है इसमें क्षति के कारण होता है। और यह बीमारी मुख्य रूप से गर्भधारण के समय 75% बच्चों गर्भधारण के समय ही 75% गर्भधारण के समय ही बच्चों में हो जाता है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन्स का उत्पादन होता है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन का ऑप्शन सी है। देखिए, महिलाओं में मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। मादा में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था के बाद प्रोजेस्टेरॉन जो है यह गर्भावस्था के बाद महीने में स्रावित होता है। स्त्रियों में रजनोवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन का उत्पादन समाप्त हो जाता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो शुक्राणुओं के निर्माण और चलनशीलता के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और इसकी कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी है? पाँव से ली जाती है, अग्र हस्त से ली जाती है, सीने अर्थात छाती के वक्षस्थल से ली जाती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में रक्त वाहिका जो है ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह सामान्यतः पैर, सीने, छाती, पेट और अग्र हाथ से ली जाती है, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़, नितंब जोड़, या फिर कशेरू की जोड़। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घुटने के जोड़ का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग घुटने के जोड़ का उपचार करने की एक आधुनिक शल्य तकनीकी है जिसका विकास 1980-90 के दशक में किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस भाग में कैथ लैब पाया जाता है या कैथ लैब होता है? पैथोलॉजी में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी में, या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डियोलॉजी विभाग में। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होता है और इस स्थान पर हृदय रोग से ग्रस्त रोगियों की संबंधी बीमारियों की जांच की जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। विटामिन बी 12 में मुख्य रूप से कोबाल्ट पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, यह जो है आपके लोहे में पाया जाता है। क्लोरोफिल की बात करें, यह मैग्नीशियम में पाया जाता है क्लोरोफिल। और पीतल जो है यह तांबा में पाया जाता है, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 4, 1, 3। देखिए, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा में, क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम या पीतल तांबा में, ऑप्शन ए सही है। कुछ समुद्री जीव जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? फॉस्फोरेंस और बायोल्यूमिनिसेंस, ए और बी दोनों, यानी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। देखिए, कुछ समुद्री जीव जंतुओं कीटों द्वारा अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न किया जाता है जिसे बायोल्यूमिनेसेंस और कहा जाता है। जीवधारी द्वारा प्रकाश का जो उत्पादन और उत्सर्जन है बायोल्यूमिनिसेंस और केमिलामिनेसिस का एक रूप है जो बायोल्यूमिनेसेंस समुद्री कशेरुकी और अकशेरुकी में व्यापक रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में भी क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जो वनांतर्गत मतलब वनों का जो क्षेत्रफल है कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है। वनांतर्गत वन के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए? लगभग 33%, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ये भी देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पिछले साल ही
मतलब 2015 में क्वेश्चन जो पूछा गया था। अभी हम लोग इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए 2015 वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? मृदा प्रदूषण, वायु, ध्वनि या फिर जल? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो ध्वनि प्रदूषण से है। देखिए, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण की समस्या से लड़ने के लिए एक युक्ति है। इसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को कुछ दूरियों पर वृक्ष लगाकर कम किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन है? गेहूं, धान, कपास या फिर मूंगफली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धान के खेत मुख्य रूप से मीथेन का उत्सर्जन करता है। नीरी जो है यह कहाँ पे स्थित है? नागपुर में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर बेंगलुरु में? नीरी की अगर हम बात करें तो यह आपके नागपुर में है। नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान संस्थान का संक्षिप्त रूप नीरी है, जिसकी स्थापना 1958 नागपुर, महाराष्ट्र में की गई थी। और यह जो है पर्यावरण तकनीकी व उनके उपयोग से संबंधित क्रियाओं तक जांच जो है सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, जो हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में कुल जो है 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें से पश्चिमी घाट एक है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक विविधता, जंगली और पालतू जीव जंतु एवं पादप प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? पैन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन परत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, ऐसे प्रदूषक जो प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, CO2, CO इत्यादि सभी जो है प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राथमिक प्रदूषक है, जबकि ओजोन, स्मॉग और पैन यह सभी जो है द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, यह आपका गलत है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, न कि हंगुल के लिए। हंगुल की अगर हम बात करें तो हंगुल के लिए जम्मू कश्मीर का दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूर्य से आने वाला जो हानिकारक परावैंगनी विकिरण है, इससे कौन सा रोग होता है? यकृत कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, मुखीय कैंसर या फिर त्वचीय कैंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वचीय कैंसर। ऑप्शन डी इसका सही है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाता है इंफ्रारेड किरण से, अल्ट्रावायलेट किरण से, एक्स किरण से या फिर से गामा किरण से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है बचाता है। कौन? ओजोन परत। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी पृथ्वी जीव जंतुओं की रक्षा करता है। ठीक, और ओजोन परत की जो ऊंचाई है, मोटाई, वो डाप्सन यूनिट द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जैव विघटित प्रदूषक है पारा, वहित मल, प्लास्टिक या फिर एस्बेस्टस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहित मल। जैव विघटित प्रदूषक अर्थात बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन जो है वो आपका वाहित मल है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दुधवा या फिर गोइंडी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सॉरी, जिसे स्टार्टिंग में राजाजी नेशनल उद्यान के नाम से जाना जाता है, राजाजी हैली के नाम से। ठीक है, 1936 नैनीताल, वर्तमान उस समय का उत्तर प्रदेश और इस समय का उत्तराखंड, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। 1957 में इसका नाम एक महान प्राकृतिक जिम कार्बेट के नाम पर कर दिया गया था और वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय पार्क किए जाने की मांग की जा रही है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो इसका नाम था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था स्टार्टिंग में। ऑप्शन बी हो जाएगा। जैव विविधता का अर्थ क्या है? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु या फिर विभिन्न प्रकार के विभेदित पादप एवं जंतु? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की संख्या को जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ पार्क, वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। दाचीगाम की अगर हम बात करें, दाचीगाम है आपका जम्मू कश्मीर में,
ठीक है। केवलादेव जो है राजस्थान में है, कान्हा है आपका मध्य प्रदेश में, पेरियार है आपके केरल में। ठीक, देखिए दाची गाम जम्मू कश्मीर में है, केवलादेव राजस्थान में, कान्हा है मध्य प्रदेश और पेरियार केरल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4-2-1-3। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बखिरा वन्यजीव अभयारण्य उन्नाव में, ओखला ललितपुर में, सांडी हरदोई में और महावीर स्वामी वन्यजीव बस्ती में। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांडी वन्यजीव विहार आपके हरदोई में है। देखिए बखिरा की अगर हम बात करें तो यह है संत कबीर नगर में, ओखला है गौतम बुद्ध नगर में, सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में है और महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह ललितपुर में है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय हो चुके हैं, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय और हुला के गिबन विलुप्त प्राय, एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित। ये क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखिए सुनहरे लंगूर भारत में आसाम और भूटान वाले क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय सूची में रखा गया है। मरुस्थली बिल्ली यह कम चिंताजनक अर्थात लिस्ट कंसर्न श्रेणी में है और यह भारत में पाए जाने वाली हुला के गिबन के पश्चिमी हुला को विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। ठीक, पूर्वी हिलाक जो है वल्नरेबल सुभेद श्रेणी में है, जबकि एशियाई जंगली कुत्ते को विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया। स्पष्ट है कि इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया जा सकता, इसका सही आंसर कोई है ही नहीं, सभी विलुप्त प्राय शायद है। निम्नलिखित में से कौन है कि किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच अर्थात कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच कर्मता या फिर आनुवांशिक भिन्नता की कमी। इसमें क्या पूछा है कि कौन प्रजातियों के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापक नीच अर्थात कर्मता। देखिए व्यापक कर्मता किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिक कर्मता इकोलॉजिकल जो नीचे है या किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका और उसकी स्थिति को प्रदर्शित करता है और इसकी जो संकल्पना है 1977 में जोसेफ ग्रीनेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यूपी स्पेशल से, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोटल 9 है। ठीक, 9 है और 9 कौन कौन से हैं? पहले भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिम का मैदान, मध्य पश्चिम मैदान, दक्षिण पश्चिम शुष्क मैदान और मध्य मैदान। इसके बाद है बुंदेलखंड वाला प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य प्रदेश। टोटल 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से आपके करंट वाले क्वेश्चन सही हैं, तो इसके आगे हम लोग देखिए विविध वाले देखिए, हरा सूचकांक विकसित किया गया था किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ग्रीन इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक द्वारा इसका विकास किया गया था। देखिए विश्व बैंक ने कार्बन दक्षता का पता लगाने की सुविधा के लिए हरा सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स नामक पर्यावरण अनुकूलन स्टॉक मार्केट इंडेक्स का विकास किया था। किसने? विश्व बैंक ने। नेक्स्ट देखिए एजेंडा 21 कितने समझौते, एजेंडा 21 जो था इसमें कितने समझौते हुए थे? इसमें कुल जो है 4 समझौते हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 समझौते। नेक्स्ट देखिए इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसमें अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। ठीक है, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 2009 में की गई थी। ठीक, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में और साक्षर भारत मिशन 1988 में। देखिए सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, लेजर भौतिकी या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार भारत के परमाणु ऊर्जा के सूत्रधार होमी जहांगीर भाभा के नाम से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यह इसमें हम लोग 2014 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके कल जो है 2013 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अब जो है 2-3 साल के और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। उसके बाद
तब तक प्रैक्टिस सेट्स आ जाएगा तो प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर हम लोग कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।